हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन द्विवेदी जंप फॉर लाइफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स तैयार करेंगे। इकोनॉमिक्स में जो पोर्शन है वो हम लेकर चलेंगे। ठीक, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम इसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक गतिविधियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। अब आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन में ही या तो लाभ होगा या तो क्या होगी, हानि होगी। ठीक, इन्हीं में सारी चीज़ें आ जाती हैं आर्थिक गतिविधियाँ। अब जैसे मान लीजिए हम राष्ट्रीय आय भी इसी में पढ़ते हैं, रोजगार सृजन भी है। ठीक, बहुत सारे पोर्शन हैं जो हम लोग करेंगे, मुद्रास्फीति, ये सब इसी में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन पहले जो चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ने से पहले, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, चाहे वो यूपीपीसीएस के लिए हो या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए हो, उसमें पढ़ने के लिए हमें बेसिक चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए अगर हमको जीडीपी नहीं पता है तो हम जीडीपी पहले जानेंगे। जीएनपी नहीं पता है तो हमको जीएनपी पता करना पड़ेगा। एनएनपी नहीं पता है तो एनएनपी पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं आपको ये शब्द मिलते रहेंगे। तो अब मान लीजिए आप जीडीपी नहीं जान रहे हैं, जीएनपी नहीं जान रहे हैं, एनएनपी नहीं जान रहे हैं, एनडीपी नहीं जान रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स में पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले हमको बेस पढ़ना ही होता है। बेस पढ़ने के बाद ही आगे हम बढ़ पाते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, ये तो आप इकोनॉमिक्स समझ गए। बाकी बीच में आप पढ़ेंगे तो हम बेस्टी भी ले लेंगे, समष्टि भी लेंगे, एक सूक्ष्म अवधारणा, एक व्यापक अवधारणा, ये हम आगे पढ़ेंगे। जब आर्थिक विकास, आर्थिक गतिविधियों के विषय में पढ़ेंगे तो उनको चीज़ों में पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत हम सबसे पहले कर लेते हैं जीडीपी से, क्योंकि ये हर पोर्शन में आपको मिलेगा, जीएनपी में, एनएनपी में, एनडीपी। तो ये सारे पोर्शन हमको पढ़ने ही होंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, बाद में एमसीक्यू करवा देंगे कुछ। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी। जीडीपी, तो जीडीपी मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, जी का मतलब हो गया ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसको समझिएगा। ये कहा जाता है कि किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर, अब मान लीजिए ये आपका कोई देश है, या आप मान लेते इंडिया में ही रहते हैं, तो अगर इंडिया की ही बात कर ले, ठीक है, अगर आप इंडिया की ही बात करते हैं, सपोज दैट इंडिया में ही बात कर लेते हैं, किसी देश की घरेलू सीमा। अब बात आती है घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है, तो घरेलू सीमा शब्द सुनते रहिएगा, तो उसी से आपको तैयारी होगी। घरेलू सीमा, घरेलू सीमा का मतलब होता है आर्थिक सीमा। अब घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है, घरेलू सीमा का अर्थ क्या होता है, आर्थिक सीमा। अब इसके विषय में थोड़ा हम बताते हैं। मान लीजिए आप इंडिया से हैं, तो इंडिया की आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो अब इसको समझिए। इसकी हमने बात बताया कि ये आर्थिक सीमा है, तो आर्थिक सीमा का मतलब यहाँ पर क्या है, आर्थिक सीमा का अभिप्राय क्या है। तो आर्थिक सीमा का जो अभिप्राय है वो होता है भौगोलिक से, यानी उसकी भौगोलिक सीमा कितनी लगती है, उसकी राजनीतिक से, समझते रहिए, उसकी सामुद्रिक क्या उसका विस्तार है, समुद्रिक नाटोमील से लिया जाता है कहाँ तक है, वायुमंडल से, हम वायुमंडल से कितने एरिया तक हम उसको लेते हैं। ठीक, सीमा और जल क्षेत्र से, तो ये सब सारे जो है दूतावास, अंतर्क्षेत्र दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं। तो ये हो गई हमारी घरेलू सीमा। तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, पॉइंट बनाकर समझिए, लिख देते हैं, तो जिससे आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। कहा जा रहा है किसी देश की, कोई भी देश है, सबकी अपनी अपनी जीडीपी होती है, किसी देश की घरेलू सीमा
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप समझेंगे तभी होगा। नोट्स दे देते हैं, पीडीएफ तो सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन आप समझ के लिखेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत अब एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की बात की जा रही है। ठीक, चाहे सभी निवासी हों और चाहे वो और गैर निवासी हों। ठीक, उत्पादक इकाइयों द्वारा, अब देखिए बात क्या करते हैं यहाँ पर, संपूर्ण एक शब्द लगेगा, संपूर्ण अंतिम वस्तुओं, मतलब ये हुआ कि फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं। जैसे मान लीजिए गेहूँ हुआ, गेहूँ से क्या बना, आटा बना। अब आटा से आप ब्रेड बना सकते हैं या जो भी, तो फाइनल गुड्स जहाँ पर है। ठीक, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल। सेवाओं में क्या हो गया, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, है ना, स्वास्थ्य हो गया। सेवाओं का अंतिम मूल या हम कह सकें बाजार का समग्र योग, ये भी कह सकते हैं। बाजार मूल्य ही, यानी सेवाओं का बाजार मूल्य ही, अंतिम बाजार मूल्य ही, या बाजार का समग्र योग या बाजार की कीमत बाजार मूल्य पर। ठीक, अब बाजार की कीमत, बाजार का समग्र योग क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, पहले समझ लीजिए एक बार फिर से, घरेलू सीमा के भीतर होना चाहिए, वित्तीय वर्ष में होना चाहिए, निवासी हो या गैर निवासी होने चाहिए, संपूर्ण मतलब अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार का समग्र योग, यानी अंतिम मूल बाजार का, वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। पहले इस बात को समझ लीजिए। घरेलू सीमा आर्थिक सीमा होती है, भौगोलिक, राजनीतिक, सामुद्रिक, वायुमंडल, जल, ये सब सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, एक सबसे बड़ी चीज़ समझना है, क्या समझना है कि जीडीपी, अब बात को समझो, जीडीपी को हम 2 भागों में समझ सकते हैं, ये पूरे उसमें काम आएगा। जीडीपी को 2 भागों में कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले एक हम पढ़ेंगे मार्केट प्राइस पे और एक पढ़ेंगे फैक्टर कास्ट पे। मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल, और एक पढ़ते हैं साधन लागत पे। साधन लागत का मतलब क्या है, ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ समझना, एक पढ़ेंगे हम किस पे, बाजार मूल पे, और एक पढ़ते हैं किस पे, साधन लागत पे। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि बाजार लागत में क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पेन बना, ठीक, तो पेन को बनाने में आखिर उसका अंतिम मूल्य क्या था, यानी कि फाइनल उसका कितना खर्चा आया, उसमें पूंजी लगी, श्रम लगा, है ना, ये सब सारी चीज़ें, उत्पाद लगा, तो ये सब सारी चीज़ें जो साधन लागत में है। आखिर ये साधन लागत की ही बात कर रहे हैं, तो साधन लागत में आ गई कि भाई श्रम भी हो गया, लागत हो गई, बिजली हो गई, जो चीज़ बनने के लिए जिसमें लगता है। ठीक, तो अब इसको समझना। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु अब वो 10 रुपये में बन के तैयार हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो साधन लागत की वास्तविक कीमत है वो 10 रुपये है, इतने बन के तैयार हुई। लेकिन जब बाजार मूल्य पर आती है, तो जब वो बाजार मूल्य पर आती तो वही वस्तु हमको 15 रुपये में मिलती है। तो एक चीज़ समझिएगा, ठीक, मतलब हमको अंतिम सेवाओं और मूल्य ही शामिल करना है, यानी राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए, अब समझिए पहले, तो ये 10 थी, 15 मिल गई, इसका मतलब यहाँ जो 10 था और ये हमको मिल रहा है 15 में, बीच में डिफरेंट आ रहा है 5 का। तो एक कॉमन सी बात समझना है कि जो ये 5 रुपये है, इसी में टैक्स भी जुड़ रहा है।
अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जरा देखिए, इकोनॉमिक्स को धैर्य रख के ही पढ़ सकते हैं। जब आप पूरी क्लास पढ़ लेंगे तभी आपको ये समझ में आएगी। देखिए, टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु बाजार मूल्य पर है तो टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अगर बाजार मूल्य पर है तो टैक्स होगा, मार्केट प्राइस पे है तो ये टैक्स देगा। नो सब्सिडी, यहाँ कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, नो सब्सिडी। हाँ, अगर यहाँ कोई वस्तु साधन लागत पर है तो यहाँ टैक्स नहीं होगा, और क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है पूरा। तो हम जीडीपी में दो भागों में देख सकते हैं। एक कौन सा भाग है? बाजार मूल्य और साधन लागत। साधन लागत पर श्रम, ब्याज, सब चीज़ें लग जाती हैं, है ना। और बाजार मूल्य यानी कि बाजार की कीमत पर वस्तु आ जाती है, बन के तो तैयार हो जाती है, तो इसमें टैक्स पड़ता है। यहाँ पर नो सब्सिडी, और यहाँ पर टैक्स नहीं पड़ता लेकिन सब्सिडी मिल सकती है। मान लीजिए कोई योजना आती है, उसके तहत वो मिलता है हमको 100 रुपये में ही, लेकिन हमें बाद में वो 80 में मिल जाता है। ठीक, पहले 100 रुपये देने पड़ते थे। जैसे वो उज्ज्वला योजना हो गई, उसमें भी किसी इसी प्रकार से आप देखे होंगे, तो बाद में पैसे आ जाते थे तो उसमें सब्सिडी हमको मिल गई थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, हम राष्ट्रीय आय के आकलन में, यानी पूरा हम जो ये पोर्शन पढ़ रहे हैं वो नेशनल इनकम का ही है, क्योंकि राष्ट्रीय कुल मूल्य ही वो वहाँ पर भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। मान लीजिए ये तो आपको समझ में आ गया है। ठीक, अब देखिए, ये पोर्शन आपको समझ में आ गया है। कम लेकर ही चलेंगे इकोनॉमिक्स, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में। अब समझिए जरा, मध्यवर्ती, हमने एक शब्द बोला है कि राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। अब इस पोर्शन को समझिए, शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक, अब देखो, मान लीजिए एक किसान है, ठीक है, एक किसान द्वारा 1000 रुपये में कपास या कुछ भी आप मान लें, कपास उत्पादित किया जाता है। ठीक, अब एक धागा बनाने वाली कंपनी क्रय करके इस धागा बनाती है। अब इसको एक धागा बनाने वाली कंपनी ले लेती है और धागा बनाती है, यानी कपास को खरीद लिया, उत्पादित किया जाता है। एक धागा बनाने वाली कंपनी द्वारा क्रय करके इसको क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। इस धागे को अब ये क्या करती है कंपनी, जो कंपनी धागा बनाने वाली है, 2000 रुपये में इस धागे को 2000 रुपये में बेच दिया जाता है। 2000 रुपये में बेच दिया जाता है। ये समझ गए तो समझ लीजिए, बेच दिया जाता है। फिर अब इससे कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? यानी कि अब ये धागा बनाने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? 2000 रुपये में बेच दिया जाता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे करके इसका कपड़ा बनाकर, अब कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी है कपड़ा बनाती है और 3000 रुपये में बेच देती है। 3000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कपड़ा बन गया अब इसका। यानी कपास से हम सीधा अंतिम कहाँ पर आ गए? कपड़ा पर आ गए। तो अंत में अगर आप देखोगे, एक मान लीजिए रेडीमेड शर्ट निर्माता कंपनी है। ठीक, रेडीमेड शर्ट निर्माता कंपनी, थोड़ा कठिन होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। रेडीमेड शर्ट कंपनी कपड़ा को क्रय करके अब इसको शर्ट बना देती है। अब फाइनल ये यहाँ पर आ गया, यानी कपड़ा से अब शर्ट बन गया, ये फाइनल हो गया, और इसे 4000 रुपये में क्या कर देती है? बेच देती है। शर्ट बन गया, बेच देती है। अब राष्ट्रीय आय की में केवल 4000 को शामिल किया जाएगा, यानी ये रहेगा शामिल, ये हमारा राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। मुझे आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ही शामिल किया जाएगा, यानी मूल्य होता है, ये राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय यहाँ पर है, यानी शर्ट में राष्ट्रीय आय होगी।
तो समझ गए, यानी अंतिम वस्तुओं को मूल लेने वाली मध्यवर्ती वस्तु मूल दोहरी गणना की समस्या से हम बचा जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए थोड़ा शॉर्टकट में जीएनपी समझ लेते हैं। जीएनपी में क्या होता है, उसको कुछ नहीं करना है। अब आप समझिए जीएनपी बराबर क्या होता है। जीएनपी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोला जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एकदम सरल शब्दों में समझा रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये हमारा बहुत कम रहता है ना। अब जीएनपी निकालने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से, बहुत सरल शब्दों में जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जीडीपी होनी चाहिए। मान लीजिए, ठीक, अब जीडीपी यानी जीएनपी हमको निकालना है, तो जीएनपी निकालने में क्या करते हैं, तो अब जीडीपी का मतलब क्या हो गया, देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर भी अर्जित आय। अब यहाँ विदेशियों से प्राप्त निवल आय को हमको माइनस करनी होगी। अब मान लीजिए, अब ये भारत है और ये अमेरिका है, ये मान लेते हैं इंडिया है और ये अमेरिका है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई इंडिया का आदमी अमेरिका में है, ठीक, तो इंडिया का आदमी अमेरिका में है और अमेरिका का आदमी इंडिया में है। तो हम अपने देश के यानी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जीडीपी में हम जोड़ लेंगे किसकी, देशवासियों द्वारा, थोड़ा ध्यान दीजिए, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं, विदेशों में अर्जित आय, ये हमारी जीडीपी में आ जाएगा। और माइनस क्या कर देंगे, विदेशियों द्वारा हमारे देश में, जैसे जो लोग अमेरिका के इंडिया में, देश में अर्जित आय, ठीक। तो ये मतलब हम काम कर लेते हैं, समझ में आई। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, इसको हम जोड़ लेंगे। मान लीजिए अगर हमारे देश का 100 रुपये है, एक बात बताते हैं, और देश में अर्जित किए गए 10 लाख या 100 लाख करोड़ ऐसे करके हैं, ठीक। अब और माइनस यहाँ कर देते हैं, ये 5 है, तो हम क्या करेंगे, 100 + 10 - 5, तो 110 - 5 कर देंगे, तो जीएनपी हमारा कितना आ जाएगा, 105। तो ये मतलब हमारे पास ये है जीएनपी निकालने का तरीका। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब चाहे वो, अब मान लीजिए हमको अगर एनडीपी निकालना है, तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एनडीपी यानी इसका मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर निकालो चाहे उससे निकालो, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका अर्थ होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो अब शुद्ध निकालना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। सब कुछ एक पोर्शन में समझा दिए हैं। तो जो अगर एनडीपी निकालना है, तो जो एन होता है, ठीक, अब इसको हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, एन को बदल देते हैं जी में, ठीक। अब हमें अगर जीडीपी में निकालना है, तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास समझो, मूल्यह्रास का जो अर्थ होता है, मान लीजिए आपने कोई कंपनी में मशीन लिया, ठीक, अब मशीन 10 लाख में लिया, तो कुछ समय बाद ये ख़राब भी होगी, तो अब इसमें हम मशीन 10 साल बाद हमको नई मशीन फिर लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी आयु जो है वो 10 साल ही है। तो इसके लिए जो अतिरिक्त पैसा बचाते हैं, इसकी घिसावट में कमी आएगी, है ना, इसमें ह्रास होगा, तो जो अतिरिक्त पैसा बचा लेते हैं उसी को मूल्यह्रास कहते हैं। पूरी इस बात समझिए, मूल्यह्रास का मतलब मशीन में जो घिसावट आ रही है उसके लिए जो हम एक्स्ट्रा पैसा बचाते हैं, क्योंकि हमें 10 साल बाद फिर नई मशीन लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो हम बचत करते हैं उसको कहते हैं मूल्यह्रास। बात समझ में आ गई। तो मुझे लग रहा है इतना अगर आप पढ़ चुके हैं तो समझ में आ गया होगा।
एक बार कमेंट करिएगा, ना समझ में आया होगा तो फिर क्लास आपको मिल जाएगी, लेकिन आप समझेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर इसको सही से समझेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है। देखिए देश की सीमाओं के भीतर, अब देश के नागरिक को लाए तो सीमाओं के भीतर, देखिए हमने शब्द लगाया है, सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, इसी को हम बोल देते हैं बाजार का कुल योग, इसी को बोला जाता है बाजार का समग्र योग, ये होता है। अब बेहतर पढ़ रहे हैं, बस समझ लीजिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर बी है। देखिए हमने आंसर भी दे रखा है बी। आगे हमने समझा दिया सारे पोर्शन, थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं हमको लग रहा है ये, सॉरी। देखते हैं 3 नंबर 2 नंबर। हाँ, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है। अब देखिए ये बात हमने बताया, जीडीपी जीएनपी देश की घरेलू सीमा के अंदर और देश की सीमा के भीतर एवं बाहर की आर्थिक गतिविधियाँ, तो दोनों आ जाती हैं इसमें भाई। जीडीपी बराबर जीएनपी बराबर अगर आप निकालते हो तो जीडीपी प्लस ए माइनस बी। ए का मतलब देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, बी मतलब विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। ये क्लियर हो गया, बी हो गया। ठीक, अगला देखिए, क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, पीडीएफ थोड़ा सा वो हो गई है। जीडीपी में घिसावट घटाने पर क्या, देखिए बात बिल्कुल सही आ गई। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम अभी बताए थे, चाहे आप अगर आपको एनडीपी निकालना है तो अभी देखिए बढ़िया समझा दिए थे, जीडीपी माइनस मूलहारास। अगर आपको इसी तरह ये एनडीपी निकाल लिए, आपको एनएनपी निकालना है तो यहाँ एन की जगह पर जीएनपी कर दीजिए माइनस मूलहारास, हो जाएगा। तो हमें जीडीपी में बताना था तो एनडीपी आ जाएगा आंसर हमारा, बिल्कुल हो गया। आगे देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। देखिए जीएनपी, अब यहाँ जीडीपी माइनस कर ये होगा नहीं, एनएनपी परोक्ष कर ये होगा नहीं, जीडी माइनस परोक्ष कर, तो ये देखिए जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय, तो हमने बताया देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया जीएनपी। अब देखिए एनएनपी निकालने के लिए अभी हमने बताया कि अगर आपको जीएनपी निकालना है यानी एनएनपी निकालना है तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अगर आप पूरा समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया क्लास है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को क्या कहा जाता है, इसी को ही तो नेशनल इनकम कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है गृहिणी द्वारा घर में किया गया कार्य, शिक्षक का वेतन, सेवाओं में डॉक्टर फीस, सेवाओं में स्वयं के घर रहने का अनुमानित किराया। ठीक, लेकिन गृहिणी द्वारा घर में किया गया कार्य नहीं जोड़ा जाता है। थैंक यू। तो आप सभी लोग क्लास मुझे लगता समझ में आई होगी। इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूपीपीसीएस के लिए तैयार रहिए। अब हम जो पीवाईक्यू कराने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, कुछ इस तरीके से हो सकेगा तो हम ज़्यादा पीडीएफ नहीं बनाएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन कराएंगे। जैसे प्राचीन भारत का है, बढ़िया से क्वेश्चन बनाकर अच्छे से, जिसमें डेट वाइज आप क्रम में लगाइए। तो ये एक नया प्रोग्राम चालू होने वाला है यूपीपीसीएस 2026 को लेकर, तो जल्दी से जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।